नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पिछली सरकार के 5 साल की तुलना में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन हुआ दुगना। प्रधानमंत्री का नमो ऐप के जरिए किसानों से संवाद। किसानों की आय 2022 तक दुगना करने की जताई प्रतिबद्धता। ई नाम से बिचौलियों पर लगी नकेल। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। कल बीजेपी के समर्थन वापसी के बाद गिरी 3 साल पुरानी महबूबा सरकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस की राज्य में जल्द चुनाव की मांग। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज। सेना प्रमुख ने कहा पहले की तरह जारी रहेंगे ऑपरेशन। त्राल में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी ढेर। शहीद औरंगजेब के परिजनों से रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने की मुलाकात। कहा औरंगजेब का परिवार देश के लिए प्रेरणा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हुआ अमेरिका। इजरायल को लेकर परिषद पर लगाया पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप। प्रवासी बच्चों को माता पिता से अलग किए जाने पर ट्रंप प्रशासन की आलोचना के बाद फैसला। और फीफा विश्व कप में आज 3 अहम मुकाबले। पुर्तगाल का मोरक्को से मुकाबला शाम 5:30 बजे। सऊदी अरब और उरुग्वे टीमें होंगे आमने सामने। ईरान और स्पेन की भिड़ंत रात 11:30 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए बजट बढ़ाकर दोगुना कर दिया है और इससे किसानों की आय दुगनी करने में मदद मिलेगी। किसानों के साथ संवाद में उन्होंने कहा कि ई नाम योजना शुरू होने के बाद बिचौलिए किसानों का हक नहीं मार पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अनाज और दूसरी चीजों का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है और लंबित सिंचाई योजनाओं को पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के किसानों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा सरकार 4 चीजों पर जोर दे रही है। इनमें खेती के लिए जरूरी कच्चे माल की लागत कम करना, उपज का उचित मूल्य दिलाना, उपज की बर्बादी रोकना और आमदनी के नए तरीके तैयार करना शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि के लिए बजट दुगना करना किसानों के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछली सरकार के 5 वर्षों में कृषि के लिए बजट आवंटन 1,21,000 करोड़ रुपए का था, जिसे 2014 से 19 के लिए बढ़ाकर करीब हमने इस 5 साल के लिए इसको 2,12,000 करोड़ कर दिया। यानी करीब कृषि के लिए बजट डबल कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई और सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। किसानों के लिए पर्याप्त कर्ज की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि आज देश में अनाज के साथ फल, दूध और सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वर्ष 2010 से 2014 के दौरान अनाज का औसत उत्पादन 250 मिलियन टन हुआ था, जबकि वर्ष 2017-18 में उत्पादन बढ़कर 280 मिलियन टन पर पहुंच गया। इसी तरह मछली पालन के क्षेत्र में 26% तो दूध उत्पादन में 24% की बढ़ोतरी हुई है। दलहन का औसत उत्पादन 10.5% बढ़ा है तो बागवानी का 15%। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन मंडी ई नाम शुरू होने से अब किसानों को उनकी फसल की पूरी कीमत मिल रही है। जब किसान का उत्पाद बाजार में पहुंचता है, उसमें उसे अपने उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई नाम शुरू किया गया है, ताकि किसानों को अपनी उपज का पूरा पैसा मिल सके। और सबसे बड़ी बात कि अब बिचौलिए किसानों का प्रॉफिट हजम नहीं कर सकते, मार नहीं खा सकते, कटकी नहीं कर सकते। इस दौरान कई राज्यों के किसानों ने प्रधानमंत्री से बात की और अपने अनुभव साझा किए। कड़कनाथ हमने जब पाले, जब से हमारा पोषण, हमारी लड़कियां 5 लड़कियां हैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही और
आवक भी हमारी बढ़ गई। ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಜಿಂಕ್ ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಕೆವಿಕೆ ಅವರ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದಾಯ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದಾಯನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. अभी 2014 से मैं आईसीआर के साथ जुड़कर और वो लोग नई नई तकनीक सिखा के, पहले हम लोग खेत में कुछ नहीं लगाते थे धान काटने के बाद, अभी हम लोग वहाँ पे जीरो टेरेस में मटर गोभी ऐसा लगाते थे और इसके बाद मेरा इनकम डबल हो गया सर। हम हैचरी बनाए उस टाइम पे करीबन 2 लाख रुपया आत्मा से मिला हैचरी बनाने के समय पर। अभी सर मतलब सभी का भगवान का कृपा से मेरा आय जो है करीबन 8 लाख रुपया हो गया है। हम लोग का टर्नओवर जो है करीबन 20 लाख रुपया हम लोग का टर्नओवर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 99 कृषि सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के मुताबिक ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि आज देश में 22 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर ऑर्गेनिक खेती हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव और किसानों का विकास होने से ही देश का विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने खेती और मनरेगा पर समन्वित नीति तय करने के लिए मुख्यमंत्रियों का एक उपसमूह बनाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उपसमूह का संयोजक बनाया गया है। इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के मुख्यमंत्री सदस्य हैं। साथ ही नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद को भी इसमें शामिल किया गया है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा है। 17 जून को नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया था। उपसमूह से 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद राज्यपाल शासन लागू हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तुरंत प्रभाव से राज्यपाल शासन लगाने को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल एन एन वोरा ने राज्य में राज्यपाल शासन लगाने की सिफारिश की थी। उन्होंने कल शाम अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजी थी। राज्यपाल ने पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, बीजेपी के राज्य अध्यक्ष रविंद्र रैना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर से चर्चा के बाद राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी थी। इन सभी दलों ने अगली सरकार बनाने में अपनी असमर्थता जाहिर की थी। भारतीय संविधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल है। राज्य का अपना अलग संविधान है। संविधान की धारा 92 के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राज्य में राज्यपाल शासन लगता है। शुरुआत में 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन लगाया जाता है। पिछले 4 दशक में 8वीं बार है जब राज्य में राज्यपाल शासन लागू हुआ है। जम्मू कश्मीर में 3 साल पुराना पीडीपी बीजेपी गठबंधन कल टूट गया। बीजेपी के सरकार से समर्थन वापस लेने के ऐलान के बाद महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल एन एन वोरा को पद से इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी का कहना है कि महबूबा मुफ्ती कश्मीर घाटी में हालात को संभाल नहीं पाई। केंद्र से पूरी मदद के बावजूद राज्य सरकार ने काम नहीं किया। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने सत्ता के लिए नहीं, राज्य को मुसीबत से उबारने के लिए बीजेपी से गठबंधन किया था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ मंगलवार को दिल्ली में जम्मू कश्मीर के पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला लिया गया। बीजेपी महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से राय लेने के बाद सबकी सहमति से देश हित में ये निर्णय लिया गया। आज जो परिस्थिति राज्य में निर्माण हुई है, जिसमें एक भारी मात्रा में कश्मीर घाटी में आतंकवाद, टेररिज्म एंड वायलेंस बढ़ गया, रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स दैट इंक्लूड राइट टू लाइफ एंड फ्री स्पीच, ये भी खतरे में आ गए हैं वैली में। राम माधव ने कहा कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर सरकार की हर संभव मदद की। बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद महबूबा मुफ्ती ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने पीडीपी नेताओं के साथ आपात बैठक की। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए उन्होंने ये गठबंधन किया था और उसमें पीडीपी कामयाब रही है। कि मुफ्ती साहब ने जिस मकसद और मुद्दे के लिए रिकंसिलिएशन के लिए ये अलायंस किया था, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, सीज फायर करवा के, डायलॉग की ऑफर करवा के, यूथ के खिलाफ केसेस विड्रॉ करवा के हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। उस पॉलिसी के बगैर कोई पॉलिसी नहीं है। मस्कुलर पॉलिसी या सख्ती की पॉलिसी यहाँ नहीं चल सकती।
2014 में चुनाव के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई में राज्य में बीजेपी पीडीपी की सरकार बनी थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में बीजेपी पीडीपी की सरकार बनी। धीरे धीरे सरकार में शामिल दोनों दलों के बीच दूरियां बढ़ती गई। सुरक्षा बलों के अभियान पर रोक, पत्थरबाजों पर सख्ती, सेना के ऑपरेशन समेत कई मुद्दों पर दोनों दलों के बीच मतभेद दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 111 सीटें हैं। इसमें से 24 सीटें पीओके में पड़ती हैं, यानी 87 सीटों पर ही चुनाव होता है। जरूरत पड़ने पर 2 महिला सदस्यों को मनोनीत करने का भी प्रावधान है। 87 सीटों में से पीडीपी की 28, बीजेपी की 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस की 15 और कांग्रेस की 12 सीटें हैं। वहीं 7 सीटें अन्य दलों और निर्दलीय के पास हैं। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के हालात पर कल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह सचिव और आईबी प्रमुख समेत कई आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में राज्य के सुरक्षा हालात की विस्तार से समीक्षा की गई। इससे पहले भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की थी। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ पहले की तरह अभियान जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि सेना के अभियान को लेकर किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ घाटी में अभियान तेज किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कदम के असरदार नतीजे सामने आएंगे और घाटी में सुरक्षा हालात सुधरेंगे। डीजीपी ने कहा कि रमजान के दौरान सुरक्षा बलों का अभियान रुकने से आतंकवादी गतिविधियों में तेजी आई। अधिकारियों के मुताबिक इस साल 17 अप्रैल से 17 मई के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी 18 घटनाएं हुई थीं, जो पिछले 1 महीने में बढ़कर 50 से अधिक हो गईं। हमारे ऊपर किसी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। जैसे आपने बार बार सुना होगा, फौज को अपनी कार्रवाई करने के लिए किस तरह से अपने ऑपरेशन करने हैं, उस पर कभी किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। हम लोग, हमारे बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं, उसके तहत हम कार्रवाई करते हैं और उसी के तहत हम आगे की कार्रवाई करते रहेंगे। जो बच्चे हथियार छोड़ के अपने परिवार को ज्वाइन करना चाहें, उनको मौका जरूर दिया जाएगा, लेकिन जो दहशतगर्दी फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया। इसमें जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर भी शामिल है। पुलवामा जिले के त्राल में पुलिस को आतंकियों के होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया। सुरक्षा बलों को देखते ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शहीद राइफलमैन औरंगजेब के परिजनों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने काफी देर तक औरंगजेब के परिजनों से बातचीत की। शहीद औरंगजेब के परिवार से मिलने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आज औरंगजेब के परिवार पूरे देश के लिए प्रेरणा है। इससे पहले सोमवार को सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने भी औरंगजेब के परिजनों से मुलाकात की थी। शहीद औरंगजेब के घर पहुंचकर उन्होंने परिवार को दिलासा दिया। औरंगजेब सेना के राष्ट्रीय राइफल्स के जवान थे। आतंकियों ने पुलवामा से औरंगजेब का अपहरण कर लिया था जब वो ईद मनाने अपने घर जा रहे थे। इसके बाद उनका गोलियों से छलनी शव बरामद हुआ था। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा बलों को चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। 2 महीने चलने वाली अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि सीमा और नियंत्रण रेखा के पास सभी पुलिस स्टेशनों, चौकियों और नाके पर सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, जिससे आतंकियों की घुसपैठ रोकी जा सके। जम्मू के आईजी एसडी सिंह जामवाल ने मंगलवार शाम उच्च स्तरीय बैठक करके हालात का जायजा लिया। साथ ही सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों में तालमेल बनाने का निर्देश भी दिया। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रात में चौकसी बढ़ाने का भी फैसला हुआ है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कल दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक की। इसके बाद पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार सार्वजनिक बैंकों की मजबूती के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इन बैंकों में लोगों की जमा राशि पूरी तरह से सुरक्षित है। बैंकों पर नियंत्रण के लिए आरबीआई के ज्यादा अधिकार की मांग से जुड़े सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई के पास पूरा अधिकार है और इससे जुड़ा कोई मुद्दा है तो सरकार आरबीआई से बातचीत करने को हमेशा तैयार है। First of all, let me reassure everybody that public money is extremely safe in public sector banks. Government stands behind public sector banks 100% and their money is extremely safe. I don't know how safe it is there in some of the private companies and some of the companies who have huge income tax dues which they don't pay. I think they are the ones who have to worry about the
deposits that they take from the public. We believe that the powers are available with the Reserve Bank, and that is a conversation the government and the Reserve Bank will have amongst themselves. And if there are any more additional powers required, the government is very open to that. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने आपसी तालमेल बढ़ाने का भी फैसला किया है। इसके तहत सार्वजनिक बैंक लेनदारों से जुड़ा समझौता करेंगे, जिससे भविष्य में कर्ज वसूली की समस्या बड़ा रूप ना ले। सरकारी बैंकों के प्रमुखों से बैठक के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI कर्ज जोखिम से निपटने में छोटे सार्वजनिक बैंकों की मदद करेगी। पीयूष गोयल ने कहा कि सार्वजनिक बैंकों ने 2 स्टेज के तहत सही कंपनियों की कर्ज जरूरतों को पूरा करने के लिए मदद जारी रखने का फैसला किया है। पहले स्टेज के तहत 200 करोड़ से 2000 करोड़ रुपए के कर्ज से जुड़े मामलों का अध्ययन किया जाएगा। वहीं दूसरे स्टेज में 200 करोड़ रुपए तक के कर्ज जरूरतों के मामलों की पड़ताल होगी। अगले 2 हफ्ते में बैंक इन सभी कंपनियों की कर्ज जरूरतों की पड़ताल पर फोकस करेंगे। We are facilitating that the bankers sit on a table, learn from each other's experiences, and I am going there to hear from them what they have discussed, what they have decided, and whether they need any support from the government, to reiterate that this government stands 100% committed to support each and every one of our PSU banks and to ensure the viability and the successful future of every PSU bank. रिजर्व बैंक ने सस्ता घर खरीदने वालों के लिए कर्ज की सीमा को बढ़ाकर 35 लाख रुपए कर दिया है। साथ ही इसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र का कर्ज माना जाएगा। इस सेक्टर के लिए कर्ज की दरें सस्ती होती हैं। RBI ने कहा कि निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए ये फैसला लिया गया है। अब 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले शहरों में 45 लाख रुपए तक का घर लेने पर 35 लाख रुपए तक कर्ज मिल सकता है। दूसरे शहरों में 30 लाख रुपए तक के घर पर 25 लाख रुपए तक कर्ज मिल सकता है। पहले 10 लाख की आबादी वाले शहरों में 28 लाख और दूसरे शहरों में 20 लाख रुपए तक का कर्ज मिलता था। RBI के मुताबिक हाउसिंग प्रोजेक्ट में कर्ज के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सालाना आय सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं निम्न आय वर्ग के लिए सालाना आय बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए चल रहे प्रयासों के बीच पुणे में कृषि को सतत और लाभकारी बनाने को लेकर कल से एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित करेंगे और 2 दिन के सेमिनार में कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए सक्षम नीतिगत ढांचा बनाना, कृषि से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से आय बढ़ाने के अलावा विपणन, उचित मूल्य और प्रौद्योगिकी समेत 6 विषयों पर चर्चा होगी। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार, आंध्र प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री VS राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, कृषि विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री प्रोफेसर अशोक गुलाटी शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, किसान संघ, CII, फिक्की के प्रतिनिधि शामिल होंगे। गोष्ठी का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल उच्च सदन के लिए उपसभापति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक इस मसले पर सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार से सलाह मशवरा किया है। इस दौरान उपसभापति के चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया और पूर्व की परंपराओं पर बात हुई। बैठक में राज्यसभा के महासचिव देशदीपक वर्मा भी मौजूद थे। राज्यसभा के मौजूदा उपसभापति PJ कुरियन 1 जुलाई को सदन की सदस्यता से रिटायर हो रहे हैं। इस तरह उपसभापति का पद 2 जुलाई से रिक्त हो रहा है। PJ कुरियन 21 अगस्त 2012 को उपसभापति के पद पर निर्वाचित हुए थे। राज्यसभा के सदन संचालन के नियमों के मुताबिक सभापति चुनाव की तारीख तय करेंगे और इसकी जानकारी सभी सदस्यों को दी जाएगी। परंपरा के मुताबिक राज्यसभा के सभापति संसदीय कार्य मंत्री के साथ सलाह मशवरा के साथ ही चुनाव कार्यक्रम तय करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में सूरीनाम पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ने यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सूरीनाम के राष्ट्रपति डेज़ार्डिनेनो बुतेरेसे के साथ मुलाकात करके कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, IT, आयुष समेत कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। इसके साथ ही दोनों राष्ट्रपति कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी भाग लेंगे।
वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 4 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में कल लग्जमबर्ग पहुंची। इसके साथ ही वो इस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाली भारत की पहली विदेश मंत्री बन गई हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट करके कहा कि भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहली आधिकारिक यात्रा पर लग्जमबर्ग पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भारत और लग्जमबर्ग अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरा होने का जश्न मना रहे हैं। लग्जमबर्ग की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ग्रांड ड्यूक ऑफ लग्जमबर्ग हेनरी अल्बर्ट ग्राबिल फेलिक्स मेरी गुलेमो और प्रधानमंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्री ने यहां भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। Friends, India's close and cordial friendship with the Grand Duchy of Luxembourg is based on a firm foundation of shared values and common interests. Ours is a trust-based relationship that stems from our respect for freedom, democratic principles, and rule of law. In India, Luxembourg is admired for the versatility of its steel sector, its picturesque countryside, the industrious nature of its people, and the sophistication of its fintech sector. We see Luxembourg as a prosperous and progressive society that attaches primacy to its role as a welfare state, encourages entrepreneurship and innovation, and takes pride in being multilingual and multicultural. अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार से बाहर होने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और संयुक्त राष्ट्र के लिए अमेरिका की दूत निकी हेली ने एक साझा प्रेस वार्ता में इस बात की घोषणा की। निकी हेली ने काउंसलिंग पर राजनीतिक पक्षपात से प्रेरित होने का आरोप लगाते हुए कहा कि काउंसिल से बाहर होने का मतलब ये नहीं है कि हम मानवाधिकारों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि 47 सदस्यों वाली ये परिषद इजराइल विरोधी है। अमेरिका लंबे समय से 47 सदस्य इस परिषद में सुधार की मांग कर रहा है। हेली ने पिछले साल भी यूएनएचआरसी पर इजराइल के खिलाफ दुर्भावना और भेदभाव से ग्रस्त होने का आरोप लगाया और कहा कि अमेरिका परिषद में अपनी सदस्यता की समीक्षा करेगा। इससे अलग होने का अमेरिका का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब प्रवासी बच्चों को उनके माता पिता से अलग किए जाने की वजह से ट्रंप प्रशासन को जबरदस्त आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वहीं काउंसिल के प्रमुख जैद बिन राद अल हुसैन ने कहा है कि अमेरिका को मानवाधिकारों की रक्षा से पीछे नहीं हटना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने अमेरिका के इस फैसले की निंदा की है। For too long, the Human Rights Council has been a protector of human rights abusers and a cesspool of political bias. Therefore, as we said we would do a year ago, if we did not see any progress, the United States is officially withdrawing from the UN Human Rights Council. We take this step because our commitment does not allow us to remain a part of a hypocritical and self-serving organization that makes a mockery of human rights. बात करेंगे खेल की दुनिया की। फीफा विश्व कप में कल पहला मुकाबला कोलंबिया और जापान के बीच खेला गया। पूरे मैच में जापान ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत के साथ विश्व कप का सफर शुरू किया है। जापान ने कोलंबिया को 2-1 से हरा दिया। खेल के 6वें मिनट में जापान के शिंजी कागावा ने पेनल्टी किक से गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। हालांकि 39वें मिनट में कोलंबिया के क्विंटेरो ने फ्री किक के जरिए गोल दागकर स्कोर बराबर कर लिया। 73वें मिनट में जापान के ओसाको ने गोल करके टीम को 2-1 से निर्णायक बढ़त दिला दी। जापान ऐसी पहली एशियाई टीम बन गई है जिसने विश्व कप के इतिहास में किसी दक्षिण अमेरिकी देश को हराया है। जापान ने पहली बार कोलंबिया को हराया है। वहीं ग्रुप एच के मुकाबले में सेनेगल ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पोलैंड को 2-1 से हरा दिया। खेल के 37वें मिनट में पोलैंड के क्लोनिक ने आत्मघाती गोल करते हुए सेनेगल को 1-0 की बढ़त हासिल करने का मौका दे दिया। 60वें मिनट में नियांग से गोल करते हुए टीम की बढ़त को 2-0 पर पहुंचा दिया। मैच में पोलैंड के लिए एकमात्र गोल क्राइचोविक ने दागा। इस प्रदर्शन के जरिए सेनेगल जीत के साथ वर्ल्ड कप में अपने अभियान का आगाज करने में सफल रहा। वहीं फीफा विश्व कप के मुकाबले में मेजबान रूस ने मिस्र को 3-1 से करारी मात दी। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग एरेना स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में रूस शुरू से ही मिस्र पर हावी रहा। मेजबान की तरफ से डेनिस चेरेशेव ने 59वें और डज़्युबा ने 61वें मिनट में शानदार गोल दागे। वहीं मिस्र की तरफ से मोहम्मद सालेह ने 73वें मिनट में पेनल्टी गोल दागे। ये उनके विश्व कप का पहला गोल था। बात आज के मुकाबलों की करें तो आज अहम मुकाबले हैं। ग्रुप बी में पुर्तगाल का मोरक्को से शाम 5:30 बजे मुकाबला होगा। दूसरा मुकाबला उरुग्वे और सऊदी अरब के बीच मॉस्को में रात 8:30 बजे से खेला जाएगा, जबकि तीसरा मुकाबला रात 11:30 बजे से ईरान और स्पेन के बीच होगा।
कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है। योग शरीर को रोगों से दूर रखता है और स्वस्थ रखने के साथ साथ उम्र भी बढ़ाता है। कोयम्बटूर की रहने वाली वी नानामल ने योग के सहारे बढ़ती उम्र की चुनौतियों को पार किया है और वो दूसरे को भी योग सिखाती हैं। 99 साल की वी नानामल को इस उम्र में भी ना आंखों में चश्मा चढ़ा है और ना ही बुढ़ापे ने उन्हें घेरा है। इनका जीवन में कभी अस्पताल, डॉक्टर या अंग्रेजी दवाओं से वास्ता भी नहीं पड़ा। नानामल ने 3 साल की उम्र से ही योग करना शुरू किया था और ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। इस उम्र में लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। उस उम्र में नानामल योग टीचर हैं। इन्हें योग करते देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। नानामल योग के कई आसनों को बेहतरीन तरीके से कर लेती हैं। नानामल की चौथी पीढ़ी भी परदादी और परनानी के साथ 50 से ज़्यादा योगासन सिखाते देखी जा सकती हैं। नानामल की दिनचर्या सुबह 5 बजे शुरू होती है और ये रोज़ाना 6 से 7 बजे तक योग करती हैं और इसके बाद अलग अलग जगहों पर जाकर योग सिखाती हैं। इसके अलावा नानामल योग शिक्षा के प्रसार के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण भी करती हैं। इसलिए ये भारत की सबसे बुजुर्ग योग गुरु हैं। योग के योगदान देने के लिए उनके पास आज पुरस्कारों और ट्रॉफी का खजाना जमा है। योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नानामल को इसी साल पद्मश्री से नवाजा गया। इससे पहले 2016 में उन्हें राष्ट्रपति के हाथों दिल्ली में नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला था। दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। आइए आपको दिखाते हैं योगाभ्यास से जुड़ी कुछ रोचक तस्वीरें। Namaste, good morning. Here we are in Paris, in this beautiful place in front of the Eiffel Tower on the Champ de Mars, celebrating the International Yoga Day and being very, very grateful to Prime Minister Modi for this wonderful initiative to start this Yoga Day. दुनिया भर में आज विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जा रहा है। युद्ध और हिंसा के चलते रिकॉर्ड 6 करोड़ 85 लाख लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। आज विश्व शरणार्थी दिवस है। लाखों शरणार्थियों के साहस, शक्ति और उनके दृढ़ निश्चय की याद में ये दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद शरणार्थियों की समस्या को लेकर जागरूकता लाना और उनकी मदद करना भी है। लोगों को अक्सर युद्ध, हिंसा और उत्पीड़न के चलते अपना घर और देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में युद्ध और हिंसा के चलते रिकॉर्ड 6 करोड़ 85 लाख लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। 2017 की आखिर तक विस्थापितों की तादाद 2016 की तुलना में कम से कम 30 लाख ज्यादा थी। पिछले साल करीब 1 करोड़ 62 लाख लोग विस्थापित हुए। रिपोर्ट के मुताबिक विस्थापितों में से 2/3 यानी 67% महज 5 देशों के हैं। इनमें सीरिया के 63 लाख, अफगानिस्तान के 26 लाख, दक्षिण सूडान के 24 लाख, म्यांमार के 12 लाख और सोमालिया के 10 लाख लोग शामिल हैं। भारत में भी 3 लाख से अधिक शरणार्थी रहते हैं। भारत में रहने वाले अधिकतर शरणार्थी तिब्बत, बांग्लादेश, म्यांमार, सोमालिया, इराक और ईरान से हैं। वर्तमान में भारत सरकार तिब्बत और श्रीलंका से आए करीब 1 लाख लोगों को ही शरणार्थी मानती है। भारत में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे धनी देशों से भी शरणार्थी आकर रह रहे हैं। भारत ने म्यांमार और बांग्लादेश से आए करीब 40 लाख रोहिंग्या लोगों को वापस भेजने का फैसला लिया है। आस्था कुलश्रेष्ठ, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए मौसम के हाल पर। नमस्कार।